गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी आपने देखा होगा कि खबरें आना शुरू हो गई हैं कि कोविड का थर्ड वेव जो है वो इसी महीने के लास्ट में आ सकता है। और केरला में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, मुंबई में फिर से केसेस बढ़ने लगे हैं। तो मुंबई में जो है नाइट कर्फ्यू लग गया है। रात को जो है 144, मैंने न्यूज में पढ़ा था, 144 लग गया है रात को 11 से लेकर सुबह के 6 बजे तक। और अभी तक मुंबई में लोकल ट्रेन चालू नहीं हुआ आम पब्लिक के लिए। तो अभी भी जो है ऑफिसेज जो है वो केवल बहुत ही एसेंशियल स्टाफ के साथ चालू किए हैं, वो भी एसेंशियल सर्विसेज वाले ऑफिसेज को। तो मतलब मुंबई में हाई अलर्ट पर है गवर्नमेंट। तो मॉल्स यहाँ पर सारे बंद हैं, यहाँ पर सिनेमा हॉल, मॉल्स के इवन फंक्शन जो है बड़े लेवल पर यहाँ पर नहीं हो रहे। लेकिन सरप्राइजिंगली भोपाल में सारे के सारे नॉर्म्स को तोड़ दिया गया है। भोपाल में जहां मैं रुका था कोर्टयार्ड मैरियट के अंदर, मैंने देखा कि मैरियट जो है वो एक मैरिज हॉल बन चुका है। बगैर मास्क के सारा स्टाफ भी घूमना शुरू कर दिया उनका। मतलब लोगों की जो लापरवाही का जो लेवल है वो एकदम एक्सट्रीम पर है भोपाल के अंदर। बहुत जल्दी भोपाल के अंदर फिर से संकट खड़ा कर देंगे ये लोग यदि ध्यान अलर्ट नहीं रहेंगे तो। क्योंकि कारण ये है कि ये इतना क्राइसिस जितना भोपाल के अंदर हुआ, वो क्राइसिस का न्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया में था, है ना। बड़ा, और दैनिक भास्कर ने सोकर को छापा भी था कि भाई किस प्रकार से वहां पर जो है क्राइसिस का कंडीशन बना हुआ था कि सरकार 5 लोग बताया करती थी और 100 लोगों की डेथ हुआ करती थी, 200 लोगों की डेथ हुआ करती थी। तो खैर अब लेकिन पब्लिक की मेमोरी इतनी शॉर्ट है तो कोई क्या कर सकता है उसमें। मैं हालांकि होटल वालों को बहुत समझाया, बोला भी कि देखो आप भले ही मैरिज फंक्शन कर रहे हो पर आपके प्रमाइस आप बोल तो सकते हो कि भाई आप आ रहे हो तो लिमिटेड नंबर ऑफ जो है 50 की परमिशन पे 100-200 लोग प्रेजेंट है वहां पर। तो कह पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि क्या होता है, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हर आदमी धंधा ही देख रहा है, केवल ह्यूमन लाइफ का, वैल्यूज का कोई ज्यादा फर्क नहीं रह गया। इनफैक्ट मैं फर्स्ट टाइम बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ मैरियट का। मैं आई एम द एलिट कस्टमर टू देम कि भाई वो हर बार जो है वो बड़ा ध्यान रखा करते हैं। पर मैंने देखा इस बार की जो लापरवाही का उनका जो लेवल है वो देखकर मुझे बहुत शॉक लगा एक्चुअली। इनफैक्ट मैं तो रिकमेंड करूंगा कि इस समय जो है वो जो कंडीशन बना हुआ है वहां पर जो है ट्रेवल थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। हालांकि मैं बहुत एसेंशियल काम से ट्रेवल पे गया था, पर मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं कुछ समय तक ट्रेवल को अवॉइड करूं मैं। खैर वॉट एवर द रीजंस, लेकिन अभी भी पब्लिक को बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। क्योंकि देखिए चलता रहेगा थर्ड वेव फोर्थ। मतलब मैं तो सोच रहा हूं कि पता नहीं ये 2 साल होने आया है, कैसे उलझ गई दुनिया पूरी, समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे बाहर निकले से। वैक्सीन लगवा रहे हैं लोग, सब कुछ कर रहे हैं कि चल रहा है सब काम, लेकिन ये कि तब भी थोड़ा सा सावधानी, कुछ दिन तक, कुछ महीने बढ़तेंगे ना तो फिर हमेशा के लिए इससे हम जो है बाहर निकल जाएंगे। खैर कह ही सकते हो, क्या कर सकते हैं। और इस दौरान जब मैं भोपाल ट्रिप में था तो मैं आपसे 2-3 दिन लगातार कम्युनिकेट नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा रात को लेट तक मेरा शेड्यूल चलता था। क्योंकि दिन में ऑफिस की मीटिंग होती थी, रात को फिर मैं जो रेगुलर बैच चल रहा है, क्रैश चल रहा है, उसमें जो भी मटेरियल जाता है, डीपीएस टेस्ट, रात को 1-1 बजे रात तक मैंने काम किया। तो उस दौरान मुझे रिकॉर्डिंग का अर्ली मॉर्निंग इतना जल्दी उठ के रिकॉर्डिंग में कर नहीं पाया। फिर कभी इससे भूमि पूजन था उस दिन, तो आप में से किसी बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। उसने कहा कि सर आप तो इतना साइंस को मानते हैं और डॉक्टर आदमी खुद, ये भूमि पूजन की क्या जरूरत है आपको, क्यों पूजा पाठ में पड़े हुए हो आप, कि मतलब कि आपको तो मतलब साइंटिफिक क्या बेसिस क्या है। देखो बेटा, मैं एक बात क्लियर करूं आपसे मैं कि मैं इसको ऐसे मानता हूं उसको कि जब हम एक जमीन के एक टुकड़े पे, ए पीस ऑफ लैंड पर कुछ बनाने जाते हैं ना, तो हम जाने कितने जीव होते हैं उनके घर को हम जो है वो हटा रहे होते हैं। जब सोचिए जब जो आपका कमांड सेंटर बनेगा उसमें गड्ढा खोदेगा, तो आज मैं जब नजर डाला उस पर, तो मैंने देखा बहुत सारी घास, बहुत सारा पौधे लगे हुए हैं, जाने कितने कीड़े मकोड़े हैं उसमें, जाने कितने तरह के ऑर्गेनिज्म उसके अंदर होंगे। ठीक है, जब वो बनेगा तो पूरा गड्ढा खुद जाएगा, गड्ढा खोदेगा, सीमेंट डलेगा, कंक्रीट होगा उसमें, फिर दीवारें, पिलर्स खड़े होंगे, दीवारें बनेंगी उसमें। तो जाने अनजाने हम कितने सारे ऑर्गेनिज्म को हम रिप्लेस कर रहे होते हैं। हालांकि मैंने ये सोचा है कि उसी लैंड से दुगना साइज का मैं लैंड कहीं और लूंगा और वहां पे मैं खूब सारे ट्री लगाऊंगा, ताकि मेरे मन में ये ग्लानी कभी ना रहे कि मैंने इतने सारे ऑर्गेनिज्म को रिप्लेस कर दिया या इतना। हालांकि वहां पे कोई पेड़ नहीं है, घास है, वो जो गाजर घास टाइप जो उगाती है ना, जो वो है वहां पे के, लेकिन जीवन तो है ना वहां पर। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ सोचना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक वहां से थोड़ा दूरी पर एक छोटा सा विलेज है कहीं पे,
वहां पर मैं एक डबल साइज का लैंड ले रहा हूँ, ठीक है। मेरी वाइफ बोली कि वाई टू इन्वेस्ट इन दैट लैंड, तुमको यहाँ लगाना। मैंने कहा नहीं, मेरा मन नहीं तो हर समय ये लगता रहेगा कि भाई आपने तो पता नहीं, मतलब मैं जो सोचता हूँ, मैं तो एक्चुअली मैं जो है अपना, एक मिनट कॉल है, मैं इसको करता हूँ, ठीक है। मैं जो सोचता हूँ कि छोटे छोटे जीव जो होते हैं ना, उनको भी उतना ही राइट है, चाहे वो वहां रहने वाले अर्थवर्म हो, ठीक है। अब कैसे एक्सप्लेन करूं उसको, मैं ये बोलता हूं मैं आपसे कि मतलब संवेदना का भाव हमें जीवों के लिए भी रखना पड़ेगा। ये नहीं बोलता मैं कि वहां पर सांप है तो सांप को पालने आपके होगा, उसका अपना लाइफ साइकिल का हिस्सा है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन इतनी सी बात है कि हम इस कमांड सेंटर को हम ऐसा बनाएंगे कि ये थोड़ा जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहे। मैंने बोला हुआ है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है, सोलर एनर्जी पैनल्स, वो सब उसके अंदर इंस्टॉल होना चाहिए, जिससे कि वो कम से कम बिजली हमें बाहर से लेना पड़े। उसमें वाटर रिसाइकलिंग का सिस्टम उसके अंदर होना चाहिए, ताकि कि आपका वाटर का वेस्टेज कम से कम हो। तो ये मैंने अपने आर्किटेक्ट को बोला हुआ, तो उस चीज का वो ध्यान रखेंगे। दूसरा, आप तो बेटा जो भूमि पूजन होती है ना, बेसिकली वो समझ लीजिए, आप ऐसे समझ लो इसको कि गीतेंद्र सर माफी मांग रहे हैं उन सभी ऑर्गेनिज्म से जो वहां पर है, जिनके लिए वहां पर हम जिनको हटा के वहां पे हम बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं, उसके लिए, ठीक है। मैं ऐसे ही सोचता हूं, मतलब कोई रिचुअल्स होते हैं तो मैं उसको कल्चर का हिस्सा मानता हूं। मैं ये नहीं सोचता हूं कि भाई हम जो है मतलब मैं आपको यही बताऊंगा साइन कि वैज्ञानिक नजरिया मेरा ये है इसके पीछे, ठीक है ना, है ना। तो ये प्रकार से समझ लीजिए क्षमा याचना। और सच्ची ऐसा है कि पंडित जी भी बता रहे थे कि वो एक प्रकार से ये मैंने उनको बताया अपने मन की शंका, तो बोले कि हाँ ऐसा ही है कि यहाँ पर जब बनता है तो वो, हालांकि उन्होंने थोड़ा आत्मा परमात्मा और जोड़ दिया उसमें उन्होंने, लेकिन मैंने कहा कि चलो ठीक, जो भी है बात नहीं कि हम एक अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, वो अच्छा होना चाहिए। ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड, अल्लाह, ईश्वर रिक्वायर्ड होती है बड़े काम के लिए। मेरी मम्मी वहां आ गई थी, मम्मी को हालांकि मैंने बोला नहीं था, क्योंकि मुझे लगा कहाँ बारिश का मौसम भोपाल में, वो मंडीदीप से वहां से यहाँ, मंडीदीप मामा जी के यहाँ पे गई हुई है, वो वहां से आएंगी तो वो खुद से अपना गाड़ी वाड़ी लेके वो आ गई है शामिल होने के लिए उसमें। माँ है, रहा नहीं जाता उनसे। फिर अब कई बच्चों ने पूछा कमांड सेंटर क्या होगा, क्या इसमें प्राइम सब्सक्रिप्शन वाले बच्चों को ही बुलाओगे या इसमें? देखो बेटा, कमांड सेंटर जो है बायोमेंटर्स के सारे कमांडोज के लिए होगा। कमांड सेंटर में आने के लिए आपको कमांड सेंटर जो है वो एक तरह का स्पेसिफिक ट्रेनिंग सेंटर होगा, जहां पर आने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन वो मॉनिटरिंग नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि कोई मोटी फीस का प्लान बना रहे हैं, दिमाग में पीछे एक धंधे वाला दिमाग चल रहा है कि मोटी फीस लूंगा, इनको बुलाऊंगा बिल्डिंग बना के, ऐसा नहीं है। वो बिल्डिंग जितना मेरा है होगा उतना ही आपका भी होगा। वो बिल्डिंग वो जिस दिन मुझे लगेगा ना कि मुझे कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट है, मैं बोलूंगा खुलकर आपसे कि बेटा आप सब लोग 50-50, 100 रुपए मेरे को जो है वो कंट्रीब्यूट करो, ताकि हम काम को और आगे बढ़ा सके। पर ईश्वर की दया से आज ये दिक्कत नहीं है, इतने सारे बच्चे बायोमेंटर्स पढ़ते हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि जो भी सब्सक्राइबर बच्चे होते हैं बायोमेंटर्स के, वो देश की क्रांति में बड़ा योगदान दे रहे होते हैं। गीतेंद्र सर उस पैसे का इसको अपने ऊपर खर्चा नहीं करते हैं, वे उस पैसे को बचाते हैं। एक एक रुपया मैं बचाता हूं बेटा, मैं बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करता हूं, स्टाफ की सैलरी देता हूं, और जो जोड़ता हूं उससे मैं कुछ क्रिएट करता हूं, ताकि मेरे बच्चों के और आगे काम आए, आने वाली पीढ़ियों के काम आए वो। क्योंकि बायोमेंटर्स क्रांति है, और क्रांति में मैं जो है वो इन चीजों का बड़ा महत्व है। एक बार गांधी जी के पास कोई मिलने गया, अब गांधी जी कुछ नोट्स मार रहे थे, तो वो देख रहा था कि गांधी जी एक छोटी सी पेंसिल का जो आखिरी हिस्सा होता ना पेंसिल का, उसको बड़ी मुश्किल से पकड़ के बमुश्किल लिखने की कोशिश कर रहे थे। कभी कभी हाथ से स्लिप हो जाया करता था वो। तो वो बोला कि भाई अरे भाई बापू को नई पेंसिल ला दो। उन्होंने कहा नहीं अभी 2 दिन चलेगी ये। पूछा बापू इतना छोटा सा पेंसिल का हिस्सा बचा है, नया पेंसिल ले लो। उन्होंने कहा नहीं, ये पेंसिल का हिस्सा जो है वो पब्लिक का है, तो इसको आखिरी समय तक मैं इस्तेमाल करूंगा। मैं वही मानता हूं, मैं गांधी जी की ट्रस्टीशिप की अवधारणा को मानता हूं कि गांधी जी बोला करते थे यदि आपके पास धन आया है ना, तो धन के आप मालिक नहीं, आप ट्रस्टी हैं। आपको उस धन को ऐसे खर्च करना है कि समाज के हित में काम आ सके वो। मैं कोई बहुत धनवान या अंबानी जी जैसा बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं छोटा आदमी हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो भी बायोमेंटर्स में बचता है, सारे तमाम खर्चों के टैक्सेस भरने के बाद जो भी बचता है, उस चीज को मैं री इन्वेस्ट करता हूं बायोमेंटर्स में।
आईआईटी प्रेप डिवीजन में हमने बहुत अच्छे फैकल्टी के, ये सभी फैकल्टी जो आईआईटी प्रेप के अंदर आए हुए हैं वो सब 18 साल से अधिक ईयर का एक्सपीरियंस वाले हैं और आईआईटी में रैंकर्स देने वाले फैकल्टी हैं। हमने बहुत हल्ला नहीं किया हमने कि इस इंस्टीट्यूट से लाया। मैंने कहा ना कि आप पिछले इंस्टीट्यूट में कहाँ थे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये समझ लीजिए कि ये इंस्टीट्यूट जो है वो आपका ड्रीम लैंड है, यहाँ पर जो है वो सपने पलते हैं। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं कि आप XYZ से आए हैं कि ABC से आए हैं कि मैं आपका हल्ला मचाओ कि आपने पहले कितनी रैंक दिए। मुझे इतना पता है कि आप कैसा पढ़ाएंगे कि मेरा बच्चा अब सिलेक्ट होना चाहिए आपसे। मैं पिछले बैकग्राउंड को उतना तवज्जो नहीं देता हूं मैं। हाँ, वो उनका बोलना है कि हमने यहाँ पढ़ाया, ये रैंक भी हमारा आया, ठीक है। मैं ये मानता हूं कि वो बच्चे की भी किस्मत रही होगी ना भाई, बच्चा पढ़ने वाला तुम्हारे पास था तो रैंक आ गया। रैंक तो तब बोल कहलाएगी ना जब तुम एक एवरेज बच्चों को पढ़ाओगे और तुम उससे रैंक निकाल लोगे। तुमने होशियार इंटेलिजेंट को पढ़ाकर रैंक निकाला तो क्या रैंक निकाला? वो तो शुरू से होशियार था, ना पढ़ाते तो भी कहीं ना कहीं निकल जाता। लेकिन एक जो बच्चा जो पढ़ने में थोड़ा सा जो है वो पीछे रह गया किसी कारण से, उसका उतना बेस स्ट्रांग नहीं है, तो फ्रॉम द बेसिक फंडामेंटल से पढ़ाइए उसको सिलेक्ट कराइए आप। मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि रैंक 1 आया कि 2 आया आपके बच्चे का, मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि जो बच्चा पढ़ रहा है वो कितना सीख रहा है आपसे। तो खैर, मेरी टीम जो है वो बहुत ही अनुभवी टीम है आईआईटी प्रेप के अंदर, और मैंने कहा ना भास्कर सर उस पूरी टीम को लीड कर रहे हैं और उसमें बहुत अच्छे टीचर हैं। अपना जो है समझ लीजिए आपकी वो एक ऐसा पैकेज आईआईटी प्रेप का जो बहुत ही मतलब इंडिया का सबसे सस्ता कोचिंग। अभी सस्ता वर्ड को लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया, मैं कह रहा हूं भारत का सबसे सस्ता क्लासेस, ठीक है ना, आईआईटी जेईई के लिए। इससे सस्ता कुछ हो ही नहीं सकता है। वो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, और हम इसको शुरुआत करने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास में जो है वो जो भी रिसोर्स था हमने उसको लगा दिया। हमने कहा चलो ठीक है। और ऐसा इसलिए क्या कि एक लड़की ने मुझे फोटो भेजा आज के 15 दिन पहले कि उसकी बहन है और वो दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसकी बहन जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोमेंटस के लेक्चर देख रही है और मैथ्स वो खुद से करती है क्योंकि उसने जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सर्च किए उसमें उसको जो है उस प्रकार ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग उसको नहीं मिल पा रही है। फिर जो सो कॉल्ड आईआईटी जेईई के इंस्टीट्यूट कहलाते हैं उनका लेवल आईआईटी जेईई का है ही नहीं है। वो नीट के लेवल पर या उससे नीचे के लेवल पर ही पढ़ा रहे हैं, बस बोल रहे हैं आईआईटी जेईई, तो एक्चुअली लेवल उनका है ही नहीं है। तो उसने कहा सर आप क्यों नहीं करते हैं, मेरी बहन पढ़ लेगी, मेरा भाई पढ़ ले, ऐसे जाने कितने लोग होंगे, क्योंकि हर घर में एक बच्चा मैथ्स था तो एक बायो ले लिया। तो मुझे लगा कि बात समझता है तो जेन्यून है ये। तो फिर मैंने जो है डिस्कस किया और फिर मैंने एक विचार किया। मैंने कहा जो होगा नफा नुकसान उसको छोड़े बगैर जो होगा मैं और मेरे बच्चे उससे निपट लेंगे, करेंगे हम बेटा, ठीक है। तो इस प्रकार आईआईटी प्रेप शुरू हुआ। फिर अभी आप लोगों के और कोर्सेज की डिमांड आ रही है, लेकिन बेटा मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारी फंडिंग नहीं है ना। आपको लगता है कि जितेंद्र सर बहुत अमीर है, पर ऐसा नहीं है। जितेंद्र सर जो है वो एक मिडिल क्लास व्यक्ति है। तो अभी जो भी हमारे पास है हम पूरे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं सीक्वेंस में। पहले ये स्टेब्लिश हो जाए, फिर अगला स्टेब्लिश करेंगे, स्लो चलेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है कि लॉकडाउन है, बच्चे फंसे हुए हैं, घर से पढ़ रहे हैं तो हम उसको भुना लें, ऐसी कोई जल्दी हमको नहीं है। हम क्वालिटी पर फोकस करेंगे, जो प्रॉमिस करेंगे उसको हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी गुणवत्ता के साथ बच्चों को हम दे पाए, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। तो कमांड सेंटर जो है वो सबके लिए होगा। आपका गुरुकुल बन रहा है, गुरुकुल में एडमिशन की एक प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया से आपको एडमिशन दिया जाएगा। और मैं क्लियर कर दूं, कोई फीस नहीं होगी, 0 फीस, बल्कि आपका खर्चा हम उठाएंगे, बल्कि आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगा वहां पढ़ने का। समझ लीजिए आप, बायोमेंटर्स ने यदि प्रॉमिस किया है ना तो प्रॉमिस किया है, बायोमेंटर्स है तो भरोसा है। मतलब हम लोग हवा में बातें करना, झूठ बोलना, मतलब बिहाइंड एजेंडा कि कुछ और एजेंडा पीछे, वो उस पर फॉलो नहीं करते। हमें इतना पता है, यदि हमने परिवार बोला है तो जो परिवार के लिए कर सकते हैं वैसा करेंगे। सबके पिताजी बहुत अमीर नहीं होते हैं कि सबके पिताजी किसी को जो है वो लग्जरी कार दिला दें या आपको फॉरेन भेजें। सबके पिताजी अमीर नहीं होते, पर पिता तो पिता होता है। बायोमेंटर्स भी वो समझ लीजिए आपकी शिक्षा के जगत में जो है वो एक पिता का स्थान रखता है कि उतना अमीर नहीं है बेटा, हम अपने घिसे हुए जूते पहन लेंगे पर आपको नया जूता पहनाने की कोशिश करेंगे। यही पिता होता है, यही पिता करता है। बायोमेंटर्स अपनी छोटी छोटी चीज़ों पर सेक्रीफाइस करता है, चीज़ें आपके लिए करता है कि मेरा भी सपना है कि मैं भी एक लग्जरी बड़ी गाड़ी ले लूँ, मेरा भी सपना है कि मेरा बहुत बड़ा विलाय सा घर हो। लेकिन मैं उन सपनों के आगे आपके सपने, आपके ड्रीम को आगे रखता हूँ मैं, कि आपकी रियलाइजेशन, आपके ड्रीम को, कि वो आपके पास पूरे होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
लाइफ में जो ट्रस्टीशिप की अवधारणा है ना कि बेटा हम किसी भी चीज के लिए हम मालिक कभी नहीं है, मालिक बने आप यहां पर तो चीजें खत्म होने लगती है। मैं सिर्फ अपने आप को मानता हूं कि मैं एक तरह का जो है वो केयर टेकर हूं कि ये संस्था चलती रहेगी, आगे बढ़ेगी और एक क्रांति करेगी। इसलिए एक नई शुरुआत हुआ है, वक्त लगता है बेटा, यानी रातों रात कोई चीजें नहीं बनती है कि आप सोचो कि आज बोला तो कमांड सेंटर कल खड़ा हो जाए, नहीं बेटा, जमीन का वक्त लगता है, सीमेंट लगेगा, जैसे बनेगा धीमे धीमे। अभी बारिश का मौसम में भी काम शुरू होने में 15-20 दिन और रुकना पड़ेगा हम लोगों को। परमिशंस होती हैं, टेंडर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, टेंडर्स इश्यू होते हैं, बहुत सारा चीजें होता है उसमें, इतना आसान नहीं होता कोई चीज को बनाना, ठीक है। तो बनेगा, गुरुकुल का भी काम शुरू होने वाला है, ठीक है। तो सब चीजें चल रही हैं, लेकिन क्या होता है कि उसको एक टाइम चाहिए मिनिमम। आज सोचा कल नहीं हो सकता ना बेटा, कोई जो जिन थोड़ी ना अपने पास में, ठीक है। फिर पॉकेट भी होना चाहिए इतना डीप, भाई हम जितना बचाया लगाया कि चलो फिर और लगा दिया और लगा दिया, ठीक है। तो समझ लीजिए आपकी ये चीजें जो है वो सब, मतलब सब मैं वही बोलूंगा कि आज जितना मेरा है उतना ही आपका है बेटा। जब जरूरत पड़ेगी मैं आपसे बोलूंगा कि भाई आप मुझे हेल्प कीजिए, ठीक है ना। नहीं पड़ेगी तो नहीं भी बोलूंगा, ठीक है, ठीक। क्योंकि मुझे इतना पता है कि हम सब एक परिवार के समान है और हम सब ये चाह रहे हैं कि हमको आजादी मिले इस बात की कि हम अपने मन से पढ़ पाए, खुशी कॉम्पिटिशन को निकाल पाए। सरकार लगातार रिजर्वेशन के बारे में गवर्नमेंट का अपना पॉलिसी बदलता रहता है, लगातार बच्चे सफर करते हैं, एजुकेशन का स्टेटस जो है वो स्कूल्स के अंदर लगातार बिगड़ता चला जा रहा है, ठीक है। प्राइवेट स्कूल को फीस से मतलब, आप क्या पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में जो है टीचर शिक्षित है, लेकिन पढ़ाने का किसी का मंशा बहुत कम लोगों का है। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल सिस्टम हमारा जो है लचर होता चला जा रहा है, तो हमको कुछ ना कुछ तो हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। और मैं वही कहता हूं आपसे, चलो कोई बात नहीं, हम पूरे देश को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, पर जितने बच्चे हमारे संपर्क में आएंगे उनके लिए तो हम कुछ कर सकते हैं ना, उनके लिए तो हम कुछ कर सकते हैं ना। माना कि हम बहुत सारे कोर्सेज में बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कोई अरबों रुपए की फंडिंग नहीं है। अभी देखा मैंने कोई इंस्टीट्यूट है, उन्होंने जो है वो जहां अनेक आदमी पढ़ाते हैं वहां पे बहुत बड़ा फंडिंग फिर से मिला उनको। तो ये जो जितने लोग हजारों करोड़ रुपए डाल रहे हैं ना, वो किसी दिन आपका कॉलर पकड़ के वसूल भी करेंगे। वो कोई को तो कीमत चुकानी पड़ेगी भाई, मुफ्त में कैसे होता है काम। यहां बायोमेंटर में हम बचत करते हैं फिर लगाते हैं, बचत करते हैं फिर लगाते हैं, उधारी जीरो है, नो फंडिंग, नो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मनी, जीरो 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 जीरो, किसी से कुछ नहीं, स्वाभिमानी स्वावलंबी। छोटा घर बनाएंगे, साधारण घर बनाएंगे, पर गर्व से बाहर निकलेंगे। किसी से कोई कॉलर पकड़ के बोलेगा नहीं कि भैया बच्चों से पैसे लो अब बहुत हो गया, नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा अपना एक काम करने का तरीका है। मिडिल क्लास टाइप के लोग हैं तो वैसी सोच रखते हैं कि हाँ भाई ठीक है, अब आप मान लोगे सर आप तो डॉक्टर हो भाई, तो अपर मिडिल क्लास बोल लो भाई, हम लोग मेहनत किए तो हम भी मिडिल क्लास ही परिवार से आए हुए हैं, हम भी सरकारी स्कूल में टाटपट्टी बिछाकर पढ़े हुए हैं। हमारे स्कूल में भी बारिश के मौसम में छुट्टी हो जाया करती थी कि भाई पानी चुएगा स्कूल में तो भी छुट्टी तुम्हारी। खाकी पैंट और सफेद शर्ट पहनकर हम भी पढ़े हुए हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की में पढ़े हुए हैं जहां पे फीस ना के बराबर थी उस जमाने में। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, हम भी साइकिल चलाए हुए हैं। ये बात अलग है कि हमारी साइकिल के पीछे एक स्टिकर लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था नो लाइफ विदाउट वाइफ। और पुराना जमाना था भाई, है ना, कहीं मिल गया स्टिकर, अपन ने बगैर पढ़े चिपका लिया उसमें। फिर पिताजी की स्कूटर थी विजय सुपर, सफेद रंग की, कोर्ट जाया करते थे वो उस जमाने में, कारें हमारे बहुत कम लोगों के पास होती थी। अपने को कहीं और एक और चमकता स्टिकर मिला, उस पर लिखा था लुकिंग फॉर लव। अपने पिताजी के स्कूटर पर सामने चिपका दिया। 2-4 दिन पिताजी जाते रहे कोर्ट में, कोर्ट में जाके पार्क लगाते स्कूटर को अपना। उस जमाने में स्कूटर कम लोगों के पास होकर थे। एक दिन पिताजी बोले, पापा बोले मेरे डैडी की, ये कौन लगाया स्टिकर? हमने कहा हमने लगाया, साथ खुशी मनाएंगे। बोलेंगे अच्छा है, वाह शाबाश बेटा अच्छा लगाया। बोले क्या बदतमीजी है, मैं निकलता हूँ कोट पहन के, सब जानते जज साहब जा रहे हैं, उस पर लिखा सामने स्कूटर पर लुकिंग फॉर लव, तो पता इसका मतलब। अपने देखा रहे हाँ लिखा है इसका लुकिंग फॉर लव। अपने को समझ में आया कि मैं प्यार देख रहा है टाइप से, तब अपन ने कुछ और मतलब निकाले। अरे हिंदी मीडियम के बच्चे थे उस जमाने में, 5वीं 6वीं पढ़ा करते थे, ठीक है। तो हमारी तो एडमिशन ही सीधा कक्षा 1 में हुआ था, क्लास 1 में, 6-5 साल की उम्र में। तो क्या बताएं मेरा, तो खैर
तो इसलिए जो है कई किस्से घटते हैं ऐसे। तो खैर चलिए, आज के लिए इतना है काफी। तो मैं 2 दिन नहीं आ पाया, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, कोशिश करूंगा रेगुलर आने की। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।